गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 39 वीडियो के साथ में 39 वीडियो के साथ में कक्षा 10th विषय विज्ञान 38वीं वीडियो हमारी चल रही है और उसमें हमने आपको परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करा दिया था। उसमें था हृदय, तो हृदय की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में वर्णन करा दिया था। इसके बाद में जो अगला तंत्र है हमारा वो आता है उत्सर्जन तंत्र। देखिएगा, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या मानव उत्सर्जन तंत्र, हम ये भी कह सकते हैं कि मानव उत्सर्जन तंत्र, क्योंकि मानव अध्ययन कर रहे हैं तो इसको हम ये भी कह सकते हैं। ध्यान देना, मानव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, इसे बोलते हैं इसे ह्यूमन एक्सक्रिएटरी इसमें आ जाएगा आपको एक्सक्रीटोरी सिस्टम, SYSTEM ये बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटोरी, EXCRETORY सिस्टम, एक्सक्रीटोरी सिस्टम। मतलब अब प्रश्न में आता है आपके, ध्यान देना कि मानव उत्सर्जन तंत्र, हमने आपको पढ़ाया था कि मानव पाचन तंत्र पढ़ा दिया था, उसके बाद में हमने आपको श्वसन तंत्र, फिर परिसंचरण तंत्र। तो देखिएगा, पचित भोजन के जो अवशेष थे उनके द्वारा अब जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, ध्यान देना, मानव में अपशिष्ट पदार्थ, प्रत्येक मानव के अंदर उपापचय क्रियाओं द्वारा क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जिन्हें हम उत्सर्जित पदार्थ भी कहते हैं। तो ध्यान देना, शरीर में उपापचय क्रियाओं द्वारा बने, क्या परिभाषा होगी इसकी? उत्सर्जन की। इसमें आपको आता है उत्सर्जन तंत्र। पहले उत्सर्जन एक्सक्रीशन, ध्यान देना, इसमें आ जाएगा आपको एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो देखिए बेटा, उत्सर्जन किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है उत्सर्जन की? तो ध्यान देना, मानव में या मानव शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने या उपापचयी क्रियाओं द्वारा बने नाइट्रोजन युक्त या अपशिष्ट पदार्थों को या उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया जो होती है क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अब ध्यान देना, अपशिष्ट पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, एक तो नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन विहीन। वैसे मोस्टली अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं वो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और CO2 गैस और जल। CO2 गैस और जल को फेफड़ों के द्वारा निकाल दिया जाता है, बाहर वातावरण में निकाल दिया जाता है, जो कि एक श्वसन तंत्र का भाग होता है। इसके बाद में अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा होती है अमोनिया। ध्यान देना, अमोनिया इतनी विषैली गैस होती है कि हमारे शरीर में यदि इसका स्टोर नहीं हो सकता और जल में घुलनशील होती है तो इन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अमोनिया, क्या बोलते हैं उसको, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ होते हैं। इनका शरीर से बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसमें देखिएगा, तो क्या परिभाषा बनती है इसकी उत्सर्जन की? तो देखिए ध्यान से, इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। इसके बाद में हम आपको उत्सर्जन के बारे में, उत्सर्जन, उसके बाद में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर प्राणियों के प्रकार, फिर उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कराएंगे। तो ध्यान देना, इसमें आती है उत्सर्जन परिभाषा। उत्सर्जन, तो परिभाषा देखिएगा, शरीर में उपापचयी क्रियाओं, शरीर में उपापचयी क्रियाओं द्वारा बने, शरीर में उपापचयी क्रियाओं द्वारा बने अनावश्यक एवं हानिकारक
कौन कौन से अनावश्यक होते हैं और हानिकारक होते हैं। अनावश्यक एवं हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, ध्यान देना। उपापचयी क्रियाओं के द्वारा, कहां पर, शरीर में उपापचयी क्रियाओं द्वारा बने अनावश्यक और हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो ध्यान देना, हमारे शरीर में ये अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक होते हैं, विषैले होते हैं, तो इनको निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए ध्यान देना उत्सर्जन में सहायक अंगों को क्या बोलते हैं, या उत्सर्जन में सहायक होने वाले अंगों को उत्सर्जन अंग कहते हैं। तो इसमें ध्यान देना, कौन सी क्रिया में, उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले या सहायता करने वाले या सहायक अंगों को उत्सर्जन अंग कहते हैं, और उत्सर्जन अंगों से मिलकर जो संरचना या तंत्र बनती है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो देखो, उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले सहायक अंगों को उत्सर्जन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उत्सर्जन अंग कहते हैं। उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले सहायक अंगों को, या हम ये भी कह सकते हैं उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले या उत्सर्जन क्रिया में सहायक होने वाले अंगों को, यूँ लिख लिया आप, उत्सर्जन क्रिया में, यूँ लिखो, उत्सर्जन क्रिया में सहायक होने वाले, उत्सर्जन क्रिया में सहायक होने वाले अंगों, उत्सर्जन क्रिया में सहायक होने वाले अंगों को उत्सर्जन अंग कहते हैं। उत्सर्जन अंग कहते हैं। इसमें मुख्य जो होता है वृक्क होता है, इसमें ध्यान देना। और अगला पॉइंट क्या है, उत्सर्जी अंग मिलकर जो संरचना या तंत्र बनाते हैं उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। और उत्सर्जी अंग मिलकर जो संरचना या तंत्र बनाते हैं उसे उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटोरी सिस्टम कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो ध्यान देना बेटा, समझना ध्यान से इस चीज़ को कि क्या परिभाषा है उत्सर्जन की, शरीर में उपापचयी क्रियाओं द्वारा बने अनावश्यक एवं हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, उत्सर्जन कहते हैं। अब ध्यान देना कि उत्सर्जन में भाग लेने वाले या उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले या सहायक होने वाले अंगों को उत्सर्जन अंग कहते हैं। अब ध्यान देना, ये उत्सर्जन अंग मिलकर एक संरचना बनाते हैं या तंत्र बनाते हैं जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो वास्तव में उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था क्या कहलाती है, उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। तो देखिएगा सारांश हम क्या कह सकते हैं, अतः शरीर से, ध्यान देना, उत्सर्जी या अपशिष्ट पदार्थों, शरीर से अपशिष्ट
पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपक्षय पदार्थ जो बनते हैं उपापचय क्रियाओं के द्वारा शरीर में, तो उनको एक व्यवस्था या तंत्र द्वारा बाहर निकाला जाता है, जो कि क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। यदि हमारे शरीर में ये अपक्षय पदार्थ अनावश्यक रूप से संचित हो जाते हैं तो अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए इनको शरीर से बाहर निकालना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब प्रश्न आता है, ध्यान देना, कि उपापचयी क्रिया किसे कहते हैं? उपापचय। तो ध्यान देना बेटा, हमारे शरीर में उपचय और अपचय दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? उपापचय कहते हैं। तो ध्यान देना, देखिएगा उपापचय, बात आती है उपापचय, ये इसे बोलते हैं इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इंग्लिश में कहते हैं इसको। इंग्लिश देखिए इसकी METABOLISM, मेटाबॉलिज्म। तो ध्यान देना, शरीर में या मानव शरीर में ध्यान देना होने वाली उपचयी और अपचयी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। तो क्या परिभाषा है इसकी? ध्यान देना कि शरीर में होने वाली, ये भी कह सकते हैं, शरीर में होने वाली उपचय से बोलते हैं एनाबॉलिज्म। उपचय और अपचय दोनों, या उपचयी या अपचयी, ये भी कह सकते हैं हम, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो उपचयी और अपचयी दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर में होने वाली उपचयी और अपचयी दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये उपचयी और अपचयी क्या होती हैं? तो ध्यान देना, उपचयी, इसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है? ध्यान देना कि उपचयी में क्या होता है? शरीर में होने वाली, ध्यान देना, वे क्रियाएं, कौन सी क्रियाएं? शरीर में होने वाली वे क्रियाएं जिनके द्वारा छोटे छोटे सरल अणुओं को बड़े अणुओं में बदला जाता है, या छोटे छोटे सरल अणुओं से बड़े जटिल अणुओं का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है? ध्यान देना कि छोटे छोटे सरल अणुओं से बड़े जटिल अणुओं का निर्माण होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि शरीर में होने वाली वे क्रियाएं जिनके द्वारा छोटे छोटे सरल अणुओं से बड़े जटिल अणुओं का निर्माण होता है, क्या कहलाती है? उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। ध्यान देना, इसको हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान देना, अगर इसकी परिभाषा ढंग से लिखें तो कितना ही बड़ा आप लिख सकते हो, कितना छोटा आप कर सकते हो। तो ध्यान देना, उपचय, उपापचय, ध्यान देना, उपापचय, दो प्रकार की क्रिया होती है शरीर में, ध्यान रखना। कौन सी? पहली होती है उपचयी, उपचयी, और दूसरी होती है अपचयी, ध्यान देना। इसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म, इसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ध्यान देना। इसमें क्या परिभाषा है इसकी?
छोटे छोटे सरल अणुओं को बड़े जटिल अणुओं में बदलना। इसमें क्या होता है, वे क्रियाएं, अपचयी क्रियाएं वे क्रियाएं जिनके द्वारा छोटे छोटे सरल अणुओं को बड़े जटिल अणुओं में बदला जाता है, क्या कहलाती हैं, उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। अब ध्यान देना, अपचयी क्रियाएं जिसमें जैसे भोजन का पाचन ये आ जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर वो आ जाएगा ये अपश्वसन के द्वारा कि बड़े बड़े जटिल अणुओं को तोड़ा जाता है। इसमें आ जाएगा अपचयी क्रियाएं, कौन सी, भोजन का पाचन, कि बड़े जटिल अणुओं को, इसमें उल्टा हो जाएगा इसका, ध्यान देना, इसमें बड़े जटिल अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में बदला जाता है। तो ध्यान देना, दोनों प्रक्रिया होती हैं। इसमें क्या होता है कि जब जटिल कार्बनिक पदार्थों को, या हम ये भी कह सकते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं ये, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, तो ये पाचन क्रिया के अंदर आता है। तो इसमें बड़े जटिल कार्बनिक पदार्थों या अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में बदला जाता है। तो ध्यान देना, ये जब दोनों क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं तो क्या कहते हैं, इनको उपचयी और अपचयी क्रियाएं कहते हैं। और इन क्रियाओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों या उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है, और प्रत्येक जीव के अंदर इन पदार्थों का निर्माण होता है और संचय होता है। और इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ध्यान देना, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन रहित दोनों ही प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, और जिनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो आप देखना, तो मानव शरीर की बात कर रहे हैं, तो मानव में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थों का निर्माण या संचय होता है। तो ध्यान देना, इसमें आगे देखो, या फिर मानव में या अन्य प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। बेटा ध्यान देना, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा भी कह सकते हैं फलस्वरूप अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और CO2 आदि पदार्थों का संचय किया जाता है। तो ध्यान देना, कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और CO2 आदि पदार्थों का निर्माण किया जाता है और उनका संचय किया जाता है। यदि इनका संचय हो जाए अधिक मात्रा में तो ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो अमोनिया बहुत ही विषैली गैस होती है, ध्यान देना, लेकिन ये जल में घुलनशील होती है, इसलिए अमोनिया जलीय प्राणियों का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। इस प्रकार यूरिया है, तो यूरिया अमोनिया से कम विषैला होता है, ये भी जल में घुलनशील होता है, तो इसके द्वारा भी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और यूरिक अम्ल ये जल में अपेक्षाकृत कम घुलनशील होता है या घुलनशील नहीं होता है, तो ये उन प्राणियों में पाया जाता है जैसे पक्षियों के अंदर। और CO2 एक ऐसा गैसीय पदार्थ है जो श्वसन तंत्र का भाग होता है, या श्वसन तंत्र के द्वारा, फेफड़ों द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ध्यान देना, इन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो इसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं,
नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, शरीर के लिए अत्यंत विषैले होते हैं, जबकि CO2 नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नहीं होती है। तो ध्यान देना क्या होता है, इन अपशिष्ट पदार्थों का अगला पॉइंट है, इन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन अत्यंत आवश्यक होता है। ध्यान देना, क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। तो क्या होता है कि मानव में या अन्य प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा बने या उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और CO2 आदि पदार्थों का संचय किया जाता है, स्टोर हो गए। तो इन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन अत्यंत आवश्यक होता है। तो एक व्यवस्था होती है, ध्यान देना क्यों होता है, क्योंकि ये प्राणी के शरीर में विष के समान कार्य करते हैं। कारण क्या है इसका, ध्यान देना, क्योंकि आगे लिखो, क्योंकि ये प्राणी के शरीर में, मानव हो सकता है और प्राणी के शरीर में आविष मीन्स टॉक्सिक के समान या जहर के समान, टॉक्सिक के समान कार्य करते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये जहर के समान कार्य करते हैं, ध्यान देना। तो इसमें जो CO2 होती है वो फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, जो कि श्वसन क्रिया में होता है। तो ध्यान देना, इसमें देखिएगा, इसमें देखो ध्यान दें, CO2 ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ध्यान देना, CO2 का निष्कासन, CO2 का निष्कासन फेफड़ों के द्वारा होता है। CO2 का निष्कासन किस द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। जबकि अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ध्यान देना, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से उत्सर्जन, तो ध्यान देना इसी प्रकार, ध्यान देना, जबकि अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल जैसे नाइट्रोजन युक्त हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों, क्या होता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन निष्कासन हेतु शरीर में उत्सर्जन तंत्र, क्या होता है, शरीर में उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, शरीर में उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। तो ध्यान देना, एक शरीर में एक ऐसी व्यवस्था का विकास हुआ या डेवलपमेंट हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। भाई हमारे शरीर में इस उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, ध्यान देना, फेफड़ों के द्वारा तो CO2 को निकाल दिया जाता है, क्योंकि भोजन के पाचन के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ध्यान देना, हानिकारक या उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं हम, तो शरीर में उपापचयी क्रियाओं द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु शरीर में एक व्यवस्था होती है जिसे क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, और इनके द्वारा इनको बाहर निकाला जाता है। अब प्रश्न आता है, अतः अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल
ध्यान देना, आदि नाइट्रोजनीय अपशिष्टों के आधार पर प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, शरीर में जो ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं कौन कौन से, ध्यान देना, अतः अमोनिया, ध्यान देना, इसका सूत्र होता है NH3, क्या पाई जाती है इसमें, नाइट्रोजन। इसी प्रकार यूरिया, इसका सूत्र होता है बेटा NH2CONH2, यूरिया। और जो यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल, ये भी क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त क्या होता है, पदार्थ होता है। इसका जो सूत्र होता है वो C5H4N4O3 होता है। तो ध्यान देना, इस सूत्र के आपका आवश्यकता नहीं, फिर भी आप देख लें, C5H4N4O3, इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो C5H4N4O3, तो ये इसका यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। तो सूत्र की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इधर लिख दिया, तो आपने सोचो ये नहीं लिखा, तो फिर देखो अमोनिया कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल आदि नाइट्रोजन अपशिष्टों का, आदि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के उत्सर्जन, ये भी कह सकते हैं हम, अपशिष्टों के उत्सर्जन के आधार पर प्राणी 3 प्रकार, या और भी, जैसे अमोनिया उत्सर्जी क्या बोलते हैं, एमिनो अम्ल उत्सर्जी होते हैं, लेकिन आप कोर्स में 3 ही है, इसलिए 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों के उत्सर्जन के आधार पर, मतलब जो प्राणी इनका उत्सर्जन करते हैं उसके आधार पर क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, अमोनिया, जिन प्राणियों में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकलती है शरीर से, उसका बोलते हैं अमोनोटेलिक प्राणी। तो इनके बारे में हम ध्यान देना, इसके बारे में हम अगले जो वीडियो है उसके अंदर आपको अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।